नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं पुनीत पाठक। दिन भर व्यस्तताओं के बीच में अगर आपकी खबरें छूट गई हैं तो सुकून से बैठिए और इस एक बुलेटिन में पूरे दिन भर की सारी हलचल, सारी खबरों का पूरा हाल आप जान लीजिए। और पूरे दिन का हाल जानेंगे, हर एक खबर पर विस्तार से नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मासूम को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू जारी है, उसकी खबर। आज एक हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के बैतूल में, जहां 400 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया है। इस मासूम को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज किया है। रेस्क्यू में लगातार मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है, सीएमओ और अधिकारी लगातार संपर्क में रहकर उन्हें पूरी अपडेट दे रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। बोरवेल के पैरेलल, जैसा इस तरह के हादसों में होता है, गड्ढा खोदा जाता है। 25 फीट से ज्यादा खुदाई अब तक हो गई है। 50 फीट गहराई तक ये खुदाई की जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई फिलहाल पहुंचाई जा रही है, निर्बाध है। बोरवेल में कैमरा डाला गया है। डॉक्टर्स की टीम मौके पर है, बच्चे की सेहत पर नजर रखे है। कलेक्टर, एसपी, कई अधिकारी वहां मौजूद हैं। तन्मय साहू इस बच्चे का नाम है। 7 से 8 साल की इसकी उम्र बताई जाती है। आठनेर थाना क्षेत्र के मांडवी गांव का मामला है, जहां बोरवेल के गड्ढे में तन्मय गिरा है और उसको बचाने के लिए इस वक्त पूरा प्रशासन और सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। सीएम इसको सीधे तौर पर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कलेक्टर, एसपी उनके संपर्क में हैं, उनको अपडेट दे रहे हैं। कैमरा डालकर निगरानी की जा रही बच्चे की स्थिति की। आठनेर थाना क्षेत्र का पूरा वाकया है। और नंदकिशोर पवार बैतूल से IBS 24 के संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जी नंदकिशोर, क्या स्थिति है अभी रेस्क्यू की, कहां तक पहुंचा है, कितना वक्त अभी इसमें और लग सकता है? देखिए, रेस्क्यू की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पॉपुलर और जेसीबी मछली को खुदाई तकरीबन 25 से 28 फीट तक का अभी खुदाई हो चुकी है। खुदाई अभी और किया जाना है, क्योंकि अभी आधा एरिया मतलब बचा हुआ है। खुदाई का तकरीबन 60 फीट की गहराई तक की खुदाई चलेगी। जहाँ तक बताया जा रहा है कि 60 फीट की गहराई में बच्चा मतलब अटका हुआ है, तो 60 फीट तक की गहराई तक खुदाई पॉपुलर मशीन करेगी। बात अगर रेस्क्यू टीम की करें तो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर है और एनडीआरएफ की टीम 3 जिलों से यहाँ पर मतलब भोपाल की पहुंचने में तकरीबन 15 से 20 मिनट में एनडीआरएफ की टीम भोपाल से यहाँ पर पहुंच जाएगी और जिले की और जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। यहाँ पर जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस और एसपी शिवाला प्रसाद के साथ साथ एडीएम श्यामेश जयपाल और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है जिले के, ये सभी यहाँ पर है। डॉक्टरों की यहाँ पर लगातार जा रहा है बच्चे को, लेकिन बच्चे को लेकर प्रशासन द्वारा भी किसी तरह से कोई भी जारी नहीं किया जा रहा है। इस तरह की मूवमेंट बच्चे की है। अगला सवाल सब लोगों का जहन में यही होगा कि बच्चे की स्थिति कैसी है, क्या उससे कोई बातचीत हुई है, उसका कोई मूवमेंट कैमरे पर देखा गया है, कोई भी डिटेल आपको पता चल पा रही है? देखिए, बच्चे के मूवमेंट की आवाज जो ऑडियो का है, ऑडियो का क्लियर हुआ है कि बच्चे की आवाज ऑडियो के जरिए ऊपर तक सुनाई दी है। जो ऑडियो के लिए भेजा गया था तो उसके जरिए माइक के जरिए ऑडियो में बच्चे की आवाज जरूर सुनाई दी है। ये जो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है कुछ बीच में डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से वो कैमरा प्रॉपर वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है बच्चे को। तो ये कह सकते हैं कि बच्चा अभी हाल की मतलब उसकी आवाज आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि बच्चा सुरक्षित है। चलिए, आप नजर बनाकर रखें, लगातार आपसे हम अपडेट लेंगे। इस बीच बच्चे के पिता से, जो बच्चा गिरा उसके पिता से लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया है इस हादसे पर और इस पूरे रेस्क्यू पर। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हलचल चल रही, बोल रहे हैं, बता रहे हैं डॉक्टर साहब लोग। कैमरा डाल रहे, फिर पता चलेगा क्या कंडीशन है क्या नहीं। तो 7 से 8 साल का बच्चा है जो तकरीबन 40 से 50 फीट की गहराई जो अभी तक खोदी गई है, इस सब के बीच में इसे बचाने का अभियान और तेज किया जा रहा है। तन्मय को बचाने को लेकर लगातार दुआओं के साथ साथ अब एनडीआरएफ की टीमें पहुंचकर वहां
इस काम में सहयोग देंगी। मुख्यमंत्री का निर्देश है, सीएम और अधिकारी सभी संपर्क में हैं। अभी हम मांडवी के पास चूनावानी जो बाबा इस रास्ते पे खड़े हैं, जहाँ पर तन्मय जो कि 7 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, इसके रेस्क्यू के लिए तमाम यहाँ की जा रही है। जिला कलेक्टर, एसपी और एसडीएम सभी का प्रयास ये कि किसी तरह से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बच्चे के लिए ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ऑक्सीजन बच्चे तक पहुँचाया गया है, कैमरे भी लगाए गए हैं उसे देखने के लिए। यहाँ पर लैपटॉप के जरिए बच्चों को देखा जा रहा है कि किस हालत में है, क्या कुछ है। लेकिन अभी प्रशासन की ओर से किसी तरह से कोई अधिकृत वर्षन जारी नहीं किए जा रहे कि कब तक ये पूरा रेस्क्यू चलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पॉपुलर मशीनें लगी हुई है, तमाम आला अधिकारी और पूरा मतलब पुलिस दल कह सकते हो, राजस्व दल है, ये तमाम पूरा दल लगा हुआ है। कहा जा सकता है कि आने वाले 1 या 1.5 घंटे के अंदर तक शायद हो सकता है पूरा रेस्क्यू कंप्लीट हो जाए और बच्चा सुरक्षित बाहर निकल सकता है। नंदकिशोर पवार, IBC। तो सभी इस वक्त तन्मय की सकुशलता के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी प्रार्थना करते हैं कि बच्चा जल्द निकले, लेकिन अभी आधी दूरी तय हुई है, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, और अभी रेस्क्यू में कई और दिक्कतें सामने आ सकती हैं, लेकिन सभी के लिए टीम्स मुस्तैद हैं, तैयार हैं। इधर कांग्रेस के एक खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव के साथ साथ कई सारे इसके निचले स्तर तक असर दिखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद में पहला बड़ा कदम उठाया। उनकी चुनावी रणनीति के संकेत इससे मिलने लगे हैं। चुनावी राज्यों में प्रदेश प्रभारियों को बदला गया है और इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभार मिला है। पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा अब यहां कमान संभालेंगी। बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस हाईकमान ने तेज तर्रार कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सौंपी है। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए मिलकर आगे बढ़ने की बात कही है कि इतने साल से हमारी सरकार चल रही है, वहाँ बढ़िया चल रही है, उसमें सबका योगदान भी है। तो ऐसी इस तरह की डिफरेंसेस की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैच्योर लोग हैं, मैच्योर नेतृत्व है, मिलकर काम किया है और आगे करेंगे। सभी लोग मिलकर कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। अपनी जिम्मेवारी सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस का ये फैसला रास नहीं आ रहा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रभारी बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2023 में जनता कांग्रेस को बदलने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के अंदर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से झूठ और फरेब के कारण में कांग्रेस सत्ता में आई, प्रदेश की जो हालात है जनता समझ चुकी है। प्रभारी के बदलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। खुद बदलाव के दौर से गुजर रही बीजेपी ने जब कांग्रेस में हुए बदलाव पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी ने 5 प्रभारी बदले, ऐसी पार्टी की टिप्पणी अनुचित है। अब जिसके खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदल जाएं, वो हमारे 5 साल में पहली प्रभारी बदलने पे ऐसी टिप्पणी करें, मैं समझता हूँ ये सर्वथा अनुचित बात है। अनुभवी हैं, इनका फील्ड में भी, व्यक्तिगत तौर पे भी, मंत्री के रूप में भी इनने काम किया है, प्रदेश में भी काम किया है, राज्यों में भी इनने संगठन में काम किया है प्रभारी के रूप में। तो कम उम्र में अच्छी अनुभवी महिला है। पीएल पुनिया को बीके हरिप्रसाद की जगह छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाया गया था और वे 2018 में कांग्रेस की जीत के शिल्पकार थे। पीएल पुनिया ने कांग्रेस को एकजुट करने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। अब 2023 से पहले बड़ा बदलाव कर कांग्रेस हाईकमान ने अपनी चुनावी रणनीति के संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और इधर एक उपचुनाव से जो सिलसिला शुरू हुआ था प्रत्याशी को लेकर के, अभी जारी है। बस्तर में बीजेपी के पास में 2 बड़े मुद्दे इस वक्त हैं, एक ब्रह्मानंद नेताम और एक है आरक्षण। बीजेपी ब्रह्मानंद को आदिवासियों का मसीहा बताकर कांग्रेस को कोस रही है, तो दूसरी ओर आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं के दावे पर हमलावर भी है।
भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ पॉस्को एक्ट के मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। नेता केदार कश्यप ने फिर एक बार आरोप लगाया कि एक ही कांग्रेस की चुनावी मशीनरी षड्यंत्र और चरित्र हत्या पर केंद्रित है और ऐसे में आगामी चुनाव में इसका असर और दिखाई देगा। आरक्षण लागू नहीं कर पाए तो यदि वो असली माँ के बेटे हैं, असली बाप के बेटे हैं, तो तत्काल वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कल ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी और ईवीएम में छेड़छाड़ की कोशिश की गई, जिसको लेकर हम कंटेंट ऑफ कोर्ट भी दायर करेंगे। जब 1 बजे हाई कोर्ट का निर्णय हो गया और वो निर्णय की जानकारी हमको मिल गई, तो क्या छत्तीसगढ़ शासन को और वहाँ के रिटर्निंग अधिकारी को और एसपी को नहीं मिली? उसके बाद भी तो ये पूरी साजिश थी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करने का और बीजेपी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से हट जाएं, इसके लिए चुनाव की प्रैक्टिस को करप्ट करने के लिए ये पूरी साजिश रची। दरअसल ब्रह्मानंद पर आरोप साबित हो या ना हो, लेकिन प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ पॉस्को एक्ट के मामले को उजागर कर कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तो अभी जब तक नतीजे नहीं आते तब तक लगता नहीं कि मुद्दा थमेगा। अब मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ आज की बड़ी खबर पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें आज कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में स्वरोजगार उपलब्ध कराने का फैसला भी इसमें किया गया। शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों में सामाजिक कल्याण विभाग का नाम बदल दिया गया है। अब इसे जनजातीय कार्य विभाग के नाम से जाना जाएगा। जनवरी में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया के आयोजन के लिए 178 करोड़ रुपए की राशि को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिली है। पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की कार्य योजना को भी मंजूर किया गया है। युवाओं के लिए 3 वर्ष में जो युवा परिचित हुए उन्हें और चेन्नई लगभग 200 युवाओं को सॉफ्ट स्किल लैंग्वेज आवश्यक और प्रशिक्षण प्रदान कर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। कान नदी का जल क्षिप्रा में न मिले, इसके लिए 598 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नई योजना और ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए 198 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। वहीं प्रदेश में 226 स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर किया गया है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच में लव जिहाद पर बयानों का सिलसिला नहीं थम रहा। बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने लव जिहाद के अस्तित्व को ही नकार दिया, खारिज कर दिया। एमपी समेत देश के दूसरे प्रदेशों में लव जिहाद के मामले आते रहते हैं। बीते दिनों इंदौर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया था। लव जिहाद के मामले को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लव जिहाद पर सवाल उठाए। गोविंद सिंह ने दावा किया कि लव जिहाद होता नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। लव जिहाद नाम की सगुफा केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लव जिहाद है नहीं। हमारे संविधान में सभी को किसी भी धर्म से शादी करने का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ ही इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं देश के अंदर। ये भी आप देखें तो इससे विपक्ष का और कांग्रेस का सोच उजागर होता है। नेता प्रतिपक्ष जी बिना किसी सोचे समझे इस तरह की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद पर कांग्रेस बीजेपी के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिलती है। बीते दिनों एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सीमा विवाद नया नहीं, लेकिन मंगलवार को यह विवाद हिंसक हो गया। कर्नाटक के बेलगाम में कन्नड़ समूह के कर्नाटक रक्षणा वैदिक के मेंबर्स ने महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव शुरू कर दिया। ये घटना हिरबाग डेबावी टोल नाके के पास हुई है। पुलिस ने पथराव करने वाले लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना के विरोध में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने पुणे से कर्नाटक के बसों पर जय महाराष्ट्र लिख दिया। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से लगे चिक्कोड़ी से कर्नाटक में प्रवेश कर विरोध करने की कोशिश की तो उनको हिरासत में लिया गया। इधर कोल्हापुर के शिवसेना प्रमुख विजय दिवाने को हिरासत में लिया जा चुका है। ये लोग कर्नाटक के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का विरोध कर रहे थे। ट्रकों पर पथराव की घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बातचीत की नाराजगी जताई। बोम्मई ने भी यह दावा किया कि घटना में शामिल दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा की जाएगी। अब बात खेल जगत की करते हैं। कल भारत बांग्लादेश के बीच में वनडे सीरीज का दूसरा मैच ढाका में होगा। यह मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति की तरह है, क्योंकि भारत को पहले मुकाबले में 1 विकेट से हार मिली। अब अगर उसे एक और हार मिल जाती है तो उसके हाथ से यह पूरी वनडे सीरीज फिसल जाएगी। लेकिन अब रोहित एंड कंपनी ने पलटवार की तैयारी कर ली है। टीम इंडिया प्लेइंग 11 में एक बदलाव करने वाली है और साथ ही बांग्लादेश की कमजोर नस को दबने वाली। टीम इंडिया कल उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। अगर उमरान खेले तो बांग्लादेश को खासी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इस टीम को पेस पसंद नहीं है। साथ ही शार्दुल ठाकुर को लेकर एक चर्चा थी कि वो अनफिट हैं, तो भारतीय टीम के ओपनर शिखर धवन ने साफ कर दिया कि वो पूरी तरह फिट हैं और कल का मुकाबला खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल शार्दुल अवेलेबल है मैच के लिए और आई गेस उसको सब क्रैम्प से आया था पिछले मैच में, तो ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं था। और बिल्कुल आई ऑलवेज एंजॉय प्लेइंग स्वीप और रिवर्स स्वीप्स एज वेल, सो इट्स गुड टू प्रैक्टिस मोर बिकॉज यहाँ की जो विकेट्स हैं उनमें ये शॉट्स काफ़ी काम आएगी। तो आप देखेंगे कल हमारे प्लेयर भी ये शॉट्स अपनाएंगे, क्योंकि जैसे विकेट होती है उसके हिसाब से शॉट्स भी तैयार करनी पड़ती है। तो 10 बजे रात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का अपडेट्स आपको IBS 24 पर मिलता रहेगा। आपकी रात्रि शुभ हो और अगला दिन भी शुभ हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। शुभ रात्रि।